आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। दिल्ली के साकित कोर्ट ने 50,000 के 2 निजी मचलकों पर अमानतुल्लाह खान को जमानत दी है। कल दिल्ली के कंचनगंज में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने की पादाश में दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था। और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का कल से आगाज होगा और सर्वे में कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 वकील भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तहम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की एक अर्जी पर अदालत जल्द समाअत के लिए तैयार है। देखिए तफसीलात। मस्जिद सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार। चीफ जस्टिस ईवी रमना ने कहा कि कागजात देखे बगैर हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एक अर्जी पर समाअत के लिए तैयार। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू होगा। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 वकील भी सर्वे में होंगे शामिल। 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे यानी जुमूद बरकरार रखने का हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। अर्जी गुजार के वकील ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में स्टे लगाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ईवी रमना ने कहा कि कागजात देखे बगैर हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एक अर्जी को फहरिस्त में शामिल करने पर इत्तफाक किया, जिसे अप्रैल में खारिज कर दिया गया था। एक दरखास्त जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने के लिए अदालती कमिश्नर के तौर पर वकील मुकर्रर करने के हुक्म को चैलेंज किया गया था। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी दूसरे कमिश्नर के तौर पर शामिल किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सर्वे जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर सर्वे करने वाले मस्जिद के अंदर जाकर उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अदालत ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के वीडियोग्राफी सर्वे के लिए मुकर्रर करदा कोर्ट कमिश्नर को जानिबदारी के इल्जाम में हटाने की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि सर्वे कमेटी 17 मई तक रिपोर्ट पेश करे। अब ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू हो जाएगा। मस्जिद परिसर देख रेख करने वाले लोग और मुस्लिम आताताइयों ने इसका विरोध किया। ये निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था। तहखाने का चाहे ताला तोड़ना पड़े, चाहे बैरिकेटिंग को उखाड़ना पड़े, बैरिकेटिंग को उखाड़ कर तहखाने की ताला खोलकर इसकी वीडियोग्राफिंग हो और पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफिंग हो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह मंदिर है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक गाइडलाइन तय कर दी कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है कि हिंदुस्तान में जो भी मस्जिदें हैं या जो भी इबादत गाहें हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, वो एज़ इट इज़ रहेगी। अब उसमें किसी भी तरीके की कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती है। बाकायदा ये पार्लियामेंट की तरफ से कानून बना है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक कहीं न कहीं एक मुदाखलत है और जो कानून बना हुआ है उसमें मुदाखलत है। बनारस की इस मस्जिद के बारे में मुअर्रिखों का कहना है कि आसाम पर फौजकशी की वापसी के बाद जब औरंगजेब की फौजों ने इस शहर में पड़ाव डाला तो उसके राजपूत कमांडरों की बीवियां मंदिर में पूजा करने के लिए गईं। रात तक जब गुजरात के कच्छ इलाके के महाराणा ज्ञान सिंह की रानी और उसकी 2 दासियां वापस नहीं लौटी तो अगली सुबह मंदिर के तहखाने की तलाशी के दौरान ज्ञान सिंह ने दीवार से लगे भगवान गणेश के बुत को झंझोर डाला तो उसके नीचे तहखाने को जाती सीढ़ियां नजर आई। नीचे जाकर पता चला कि रानियां अदमोई पड़ी हैं और उसके कपड़े तार तार हैं। औरंगजेब ने ये केस कच्छ के राजा के हवाले किया, जिसने मंदिर के पुजारियों को अहाते के अंदर ही मौजूद कुएं में फिकवा कर ऊपर से कुआं बंद करा दिया और उसके ऊपर मंदिर को असर-ए-नौ तामीर करा दिया। मुगल बादशाह को खुश करने के लिए इस मंदिर की दीवार से मुत्तसिल एक मस्जिद भी तामीर कराई, मगर कुछ तारीख दानों का ख्याल है कि उसने मस्जिद की मरम्मत करवाई थी क्योंकि ये पहले से मौजूद थी।
ये भारत में वाहिद मस्जिद है जो अपने संस्कृत नाम यानी ज्ञानवापी यानी इल्म का कुआं के नाम से मौसूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के मदारिस में कौमी तराने लाजमी करार दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मदारिस में भी कौमी तराने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लीडरान के जरिए यूपी की तर्ज पर एमपी में भी कौमी तराने को लाजमी करार दिए जाने को लेकर जहां बयानबाजी शुरू हो गई है, वहीं मुस्लिम तंजीमों ने कौमी तराने के बहाने मदारिस को तनकीद का निशाना बनाने वालों की सख्त तनकीद की है। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मदारिस इस्लामिया ने कलीदी रोल अदा किया है। आज़ादी के बाद भी मदारिस इस्लामिया के जरिए न सिर्फ हुब्बुल वतनी का पैगाम आम किया जाता है, बल्कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कौमी परचम को सलामी देने के साथ कौमी तराने को जोश व जज्बे के साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जरिए मदरसों में कौमी तराना को लाजमी करार दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मदारिस में कौमी तराने की लाजमियत को लेकर बीजेपी लीडरान के जरिए तहरीक शुरू कर दी गई है। रियासती वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जहां इसे काबिल गौर मौजू करार दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर वी.डी. शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत का कदम काबिल तकलीद है और इसका निफाज सभी जगह होना चाहिए। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो, हम भी चाहते हैं सब जगह। उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया, विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। तो भैया राष्ट्रगान कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे कि राष्ट्रगान पीछे करो। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के कोने में जो शिक्षा संस्थान है उसमें राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो क्या गलत है? ये तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा निर्णय हुआ है तो स्वागत है। मदरसों में कौमी तराने की लाजमियत के सवाल पर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों के साथ कांग्रेस एमएलए ने हैरत का इजहार किया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने उसे बेतुका सवाल बताते हुए कहा कि मुस्लिम इदारों और मदारिस में हमेशा कौमी तराना गाया जाता है। वहीं जमीयतुल उलमा का कहना है कि जो लोग मदारिस में कौमी तराने की लाजमियत की बात कर रहे हैं वो मदारिस की तारीख से वाकिफ नहीं है। बात है कि ऐसा बेतुका सवाल ऐसे लोग कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। ये एक बहुत बेतुका सवाल है। नेशनल एंथम कौन नहीं गाएगा? मैं खुद गाता हूँ। जनगणमन अधिनायक कौन नहीं गाता? नेशनल एंथम से ना कभी किसी को एतराज रहा है, ना कभी एतराज हुआ है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भोपाल की कजियात में 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोई भी चला जाए, वहाँ झंडा फहराया जाता है, वहाँ काजी साहब, मुफ्ती साहब, तमाम शहर के लोग मौजूद रहते हैं और नेशनल एंथम गाया जाता है। देखिए, मुल्क से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है और हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अब मुल्क से मोहब्बत के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्रगान की बात है तो जनगणमन अधिनायक जय है, हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक उंगली जिस तरह से उठाई जाती है दीनी मदारिस के ऊपर, ये गलत है, अफसोसनाक है। ये आज़ादी है मुल्क के अंदर, जिसको चाहे पढ़ना हो, जिसको चाहे नहीं पढ़ना हो। सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग इस पे आ चुकी है। मध्य प्रदेश में इस साल बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के साथ आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में मदारिस में कौमी तराने की लाजमियत का सवाल सियासी पार्टियों के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन का काम करेगा, बल्कि ऐसे सवालों से वोटरों को पोलराइज करने में भी सियासी पार्टियों के लिए मददगार साबित होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल में देर रात तक चिकन और मटन का होटल खोले जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के लीडर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा का कहना है कि भोपाल स्टेशन के आसपास देर रात तक मीट मटन के होटल और दुकानें खोलने से शहरियों में दहशत पैदा होने के साथ जराइम में इजाफा होता है। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने बीजेपी एमएलए के सवाल पर जवाबी हमला करते हुए पूछा है कि जब मीट मटन के होटल खोलने जराइम बढ़ता है खोलने से, तो पूरी रात शराब की दुकानों को खोलने से जराइम में इजाफा हो रहा है। इसका जवाब कब दिया जाएगा? आरिफ मसूद का कहना है कि देर रात तक दुकानों और होटल के खोलने को लेकर दो तरह का कानून नहीं हो सकता है।
भोपाल में कुछ दुकानें 11:30-12 बजे खान पान की बंद हो जाती है, कुछ दुकानें लेट नाइट 2-2 डेढ़ बजे तक खुली रहती हैं, जो गलत है। एक भोपाल है, एक कलेक्टर है, एक पुलिस कमिश्नर है, इसके नियम कानून एक करिए और सबको बताइए। ये लेट नाइट पर चौराहे पर दुकान खोलकर जमघट लगाना, भीड़ों को एकत्र करना, नागरिकों में दहशत पैदा करना और सड़क को जाम करना। कभी लेट नाइट कोई बहन बेटी अकेली ऑटो से आई या अकेली स्कूटी से आई, तब ऐसे समय उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, वो कैसे उस रास्ते को क्रॉस करती होगी? क्योंकि जो दुकान वहां है वहां से तो पूरा 1 नंबर रेलवे स्टेशन के लोग आते हैं, 6 नंबर प्लेटफार्म के लोग भी वहीं से आते हैं। इसलिए कोई भी दुकान हो, जब सारी दुकानें 12 बजे बंद हो रही हैं तो मीट मटन की दुकानों का भी शटर 12 बजे डाउन होना ही चाहिए। आपको चिकन की दुकान 1:30 बजे रात तक खुली दिख रही है और आपको कलारी नहीं दिख रही। कलारी रात के 2-2, 3-3 बजे तक दारू बिक रही है और अब तो देसी में विदेशी भी बेचना शुरू कर दी। तो ये उचित नहीं है। मापदंड सबके लिए बराबर होते हैं। अगर चिकन बंद कराना है तो दारू की दुकान भी बंद कराना पड़ेगी। ये आप मांग ये भी करते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं खुलना चाहिए? अगर नहीं खुलेगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 रुपये का चलेगा। आप दुकानदार को कहते हो बंद करो और दारू वाले को कहते हो कि 24 घंटे चलाओ, ऐसा नहीं होगा। नियम सबके लिए, संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए और सबको उसका पालन करना चाहिए। और उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर के पहले दिन खिताब करते हुए कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अक़लियतों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नफरत फैलाकर अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। And his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बांडीपुरा के बरार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर में शामिल एक मिलिटेंट का कल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल में मुलविस था। पुलिस लतीफ राथर नामी मिलिटेंट की तलाश में है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उसको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। ये ग्रुप जो है इसको हम पिछले 2 हफ्ते से ट्रैक कर रहे थे। एक लोकल टेररिस्ट है यहाँ लश्कर-ए-तोयबा का, वो इनको रिसीव करने गया था बांडीपुर में। बांडीपुर में एक इनपुट आया था, उसी पे एक ऑपरेशन 11 तारीख को लॉन्च हुआ था। उसमें वहाँ एक मिलिटेंट जो टेररिस्ट है वो मारा गया और जो दूसरे 2 थे उनको, ये जो लोकल टेररिस्ट है ये बडगाम का है, इसका नाम लतीफ़ राथर है, ये लेके बडगाम एरिया में आया। इसमें कल जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक सिविलियन किलिंग हुई है चाडोरा में, उसमें उस स्पॉट पे जो है इनकी लोकेशन थी, इनको स्पॉट भी किया गया है और उसको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे। ये वापस गए हैं बांडीपुर में अपनी एक हाइडआउट में, वहाँ आज फिर इनकाउंटर हुआ है जिसमें आर्मी पुलिस उनके साथ इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी जो कल वाला इंसिडेंट है उसमें एक जो टेररिस्ट है वो जिंदा है, वो लतीफ़ राथर, वो लोकल है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। और श्रीनगर में राहुल भट्ट के कत्ल और दीगर बेकसूर अफराद की हलाकत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि उनकी जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, वरना हम तहरीक चलाने को मजबूर होंगे। बहुत एफर्ट्स लगे, एक बड़ी प्रोसेस चली इसकी कि ये जो एम्प्लॉइज है एक पैकेज चला ताकि यहाँ पे हो जाए।
रिहैबिलिटेशन का एक प्रोसेस भी था ये। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम मास रेजिग्नेशन पे जाएंगे, वापस जाएंगे। इनका प्रॉब्लम ये है कि कह रहे हैं कि कोई एश्योरेंस नहीं है कि हम यहाँ पे कैसे रहें। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से तमाम इनोसेंट्स किलिंग को कंडेम करता हूँ, चाहे हमारे पुलिसमैन की है, लोकल कम्युनिटी के इनोसेंट आदमी की है या माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमारे मुलाजिम की है। इनोसेंट्स की किलिंग किसी भी धर्म में जायज़ नहीं है और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आज कश्मीरी कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, सब इस बात को मानने लगे हैं कि अब ये हमें बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, कश्मीर के हर जिले में जो है प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। यहाँ तकरीबन पिछले 3-4 महीने से यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे कारपोरेटर्स है, मेयर्स है, पॉलिटिकल पर्सन्स है या सिविल सोसाइटी के जो सीनियर पर्सन्स है, वो यहाँ आकर के हर कोई इनोसेंट्स किलिंग को कंडेम करते हैं। आज मैं यहाँ आया, जो हमारे पुलिस भाई थे और जो राहुल भट्ट जी जो हमारे रेवेन्यू के मुलाजिम थे, उनकी और तमाम इनोसेंट्स किलिंग की कंडेमनेशन के लिए आया हूँ। जहाँ तक आपने जो बात की मास रेजिग्नेशन वगैरह की, ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है। जरूर एम्प्लॉयज की कुछ एक डिफिकल्टीज है, मैं मानता हूँ। फारफ्लंज एरिया से ट्रैवलिंग करना, रेसिडेंस की डिफिकल्टीज है, मैरिजेस हुए हैं लेकिन कपल को एक जगह लाने की डिफिकल्टीज है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी नोंद ली है और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी उनके इश्यूज जो है, सर्विस रिलेटेड इश्यूज, वो एड्रेस किए जाएंगे। जहां तक रहा मुलाजिम होने के चलते डेफिनेटली कुछ एक बंदिशें रहती है, डिसिप्लिन रहते हैं और हमारे मुलाजिम भी उससे बखूबी जानते हैं। मैं उनके दुख में शामिल हूं। जो राहुल भट्ट जी का जिन्होंने किलिंग की, उनको हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। आज ही उसी एरिया में 2 फॉरेन टेररिस्ट को हमारे जवानों ने खत्म किया है। अगर वो थे या दूसरा कोई था, उनके किलिंग में जैसे ही पता चलेगा, उसका भी जल्दी से जल्दी हम खात्मा करेंगे। जहां तक रही फैमिली को, उनकी जो मिसेस है, बच्ची है, माता पिता है, गवर्नमेंट उनको जरूर हर तरह से मदद करेगी। और भाई रुख करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का मुतनाज़ा बिल अब ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज होगा। रियासती हुकूमत के इस फैसले की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सख्त मुखालफत की है। मुस्लिम लीग के रियासती सदर जावेदुल्लाह ने कहा कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क में हिंदुत्व का एजेंडा नाफिज किया जा रहा है। इस तरह के कवानीन के जरिए मुल्क के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कर रहे हैं कम्युनिज्म को लेकर और भाईचारगी जो हिंदुस्तान के अंदर है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान वो एक चमन है जिस चमन को संवारने के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख, ईसाई ने सब मिलकर इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। ये हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है, ये हिंदुस्तान तो सब लोगों का है, सब जो भी कास्ट रखते हैं उनका है। और आज जो बजरंग दल वाले और जो क्या कहते हैं कि जो हुकूमत लेने के लिए, वोट बैंक के लिए, एक वोट बनाने के लिए, हिंदुत्व को लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कम्युनिज्म कर ये ना बहुत ये है। और कर्नाटक में सफर हज 2022 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु में हज भवन में आज़मीन हज के क़याम, ताम और दीगर इंतजामात के लिए तैयारियां की जा रही है। इस मरतबा कर्नाटक रियासती हज कमेटी से 2752 आज़मीन हज बेंगलुरु से मदीना के लिए रवाना होंगे। हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरीवाला ने कहा कि जल्द ही आज़मीन हज की रवानगी के लिए फ्लाइट शेड्यूल मौसूल होगा। हज कमेटी की जानिब से रियासत के 8 शहरों में तरबियती कैंप और टीकाकारी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। इस मरतबा रियासत कर्नाटक के तमाम आज़मीन हज बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश के भी चंद आज़मीन बेंगलुरु से रवाना होंगे। 2022 का हज होने जा रहा है। कुल हमारे पास कर्नाटक स्टेट पे 4235 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें हमें जो टारगेट मिला है
2752 का टारगेट मिला। जो पहले हमारे पास लगभग 6,500-7 हज़ार हाजी कर्नाटक से जाते थे, इस कोविड की महामारी से सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें टारगेट कम दिया है, बल्कि पूरे स्टेट को टारगेट मिला है। और इस कोविड की वजह से 65 साल की उम्र का भी एक एज लिमिट रखा गया था, उससे भी एप्लीकेशंस कम होने की वजह से, और 2752 इंशाल्लाह हमारे कर्नाटक स्टेट से हज को जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पहले बीदर, गुलबर्गा, यादगीर के लोग हैदराबाद टर्मिनल से जाते थे, वो अब फिर बेंगलुरु से ही जाएंगे। जैसा कि हमारे बेलगाम के गोवा से जाते थे, वो भी बेंगलुरु से जाएंगे। मंगलूर वाले मंगलूर से जाते थे, वो भी बेंगलुरु से। बहरहाल पूरे कर्नाटक स्टेट के हाजी बेंगलुरु एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे मदीने के लिए। और उसके साथ साथ हमारे आंध्र प्रदेश चित्तूर ज़िले के भी हमें कुछ हाजी दिए गए हैं, वो भी बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना होंगे। तो इस वक्त 2022 का जो हज हो रहा, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम सुन के स्टार्ट कर रहा है, कोविड और जो उनका वैक्सीनेशन इंजेक्शन का प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स का, तो तमाम हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2022 बड़े अच्छे पैमाने पे हम हाजियों की खिदमत करेंगे और उनको जो है ठीक ढंग से उनकी खिदमत करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के कल से शुरू हो रहे इम्तिहानात को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरतबा ये इम्तिहानात सीसीटीवी की निगरानी में कराने की तैयारी की गई है और इन कैमरों की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी। अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर स्मिता सिंह ने बताया कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल के इम्तिहानात 14 से 23 मई तक होने हैं। अलीगढ़ में मज़कूरा इम्तिहानात के लिए 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से तलबा 2649 तलबा और तलिबात शरीक होंगे। 2 शिफ्टों में मज़कूरा इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल तथा फाजिल की परीक्षाएं 14 मई से 23 मई तक होनी है, जिसमें कुल अलीगढ़ में कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी, सुबह प्रातः 8 से 11 और शाम में 2 से 5 बजे तक। इसमें कुल 2649 परीक्षार्थी शामिल हैं। जो भी शासन के निर्देश हैं, इसमें जो है फ्लाइंग स्क्वाड की भी। खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।